हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट ट्यूशन जी के साइंस में आपका दोस्तों स्वागत है। हम लोग बात करें बायोलॉजी में हम लोग आगे बात करेंगे परिस्थिति के बारे में। तो दोस्तों, जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे परिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों या पॉपुलेशन को जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है, एक जैविक और अजैविक घटक। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन परिवार केंद्र धनबाद और सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोटम्बूर में है। बात करते हैं जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। उसे तीन भागों में व्यक्त किया गया है। पहला, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें वे जीव आते हैं जो हर पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीय उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने जीवन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीय उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। तीसरा, अपघटक या डिकम्पोजर। इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट। पहला, कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा जल वायु कारक, जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नोट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। प्रदूषण वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों और उनकी जीवन परिस्थितियाँ, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मुद्रा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो जब वायु प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य कणकीय पदार्थ और SPM का तात्पर्य निलंबित कणकीय पदार्थ है। प्रमुख वायु प्रदूषक मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण और एरोसोल्स इत्यादि। वायु प्रदूषक एस्बेस्टॉस धूल फेफड़ा को, सीसा उदर को, पारा रक्त धाराओं को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रकाश, रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है।
वात स्फीति वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करती है। पर्यावरण संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, कुतुबुर। वन उत्पादकता केंद्र, रांची। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान, फरीदाबाद। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रथम पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। पेरोक्साइडल नाइट्रेट या पैन एक गौण प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984 को ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती है मिथाइल आइसोनाइट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। जल प्रदूषण, जल के अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी का उपलब्ध जल की मात्रा को केवल 2.5 से 3% ही स्वच्छ है। जल प्रदूषण के स्रोत, जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनाइट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन का पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। नोट, भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं। ऑयल स्पिल्स, ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारायुक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। एस्बेस्टस से रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नोट, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ या शोर है, चाहे वो किसी प्रकार का उत्पन्न हुआ हो। नोट, पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। मुद्रा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन, भूमि का विकृत रूप ही मुद्रा प्रदूषण कहलाता है। मुद्रा प्रदूषण के स्रोत हैं अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों व कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। नाभिकीय प्रदूषण या न्यूक्लियर पोल्यूशन, यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं। चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों से प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्यों से प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। नोट, अमेरिका में 28 मार्च 1969 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरोनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। प्रदूषक को दीर्घकालीन प्रभाव, प्रदूषक और प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी की क्षति, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर, धूलकण स्वास्थ्य संबंधी रोग, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित। प्राणी विज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राणी विज्ञान जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, संसार के समस्त जंतुओं को जगत को 2 उपजगत में विभक्त किया गया है। पहला एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। स्टोरर व यूजीनर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। संघ प्रोटोजोआ प्रमुख लक्षण, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं।
प्रचलन पदार्थों, पक्षियों या कसाबों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विषण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलैटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना होता है। संघ पॉरीफेरा, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण, यह बहुकोशिकीय जंतु है परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसमें जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण के लिए साइकन, मायोनिया स्पंज आदि। संघ सेलिट्रेटा या कोलेट्रा, प्रमुख लक्षण है इसके, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं और भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा और जेलीफिश, सी एनिमन या मूंगा। संघ प्लेटिहेंथम्स, प्रमुख लक्षण है इसके, ये 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र में विकसित नहीं है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है और कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। उभयलिंगी जंतु है। उदाहरण के लिए फ्लिनेरिया, लिवर, प्लूक, फीताकृमि। संघ एस्कोलिमेंथीस, प्रमुख लक्षण लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, शरीर दीपावर्ष सममित, तृतीय आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख्य तथा गुदा दोनों ही होते हैं। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं परंतु तांत्रिक तंत्र विकसित होता है। उत्सर्जन प्रोटोन फीडिया द्वारा होता है और एक लंगी होते हैं। उदाहरण के लिए गोल कृमि जैसे एस्कोरिस, थ्रेडवर्म और वोचुएरिया। एंटरबोरियस मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों में काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। संघ एलिनीलिडा, प्रमुख लक्षण शरीर लंबा, पतला, दीवार सीमित व खंडों में बटा होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन से बने सीटी के द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होती है। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा या कुछ जंतुओं के क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वक्र के रूप में होते हैं। एकलंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण केचुआ, जोंक, नीरिस आदि। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीव द्रव्य में होमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वृक्ष एवं उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार के होता है। इनकी देह गुहा होमोसील कहलाती है। ट्रैकियस, गिल्स, बुक, लंगस, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एक लंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, उनमक्खी, टिड्डी आदि। कीटों की में 6 पद व 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक में भी एक सामाजिक कीट है जो निवाह में रहती है। संघ इकाइनोमेटा, प्रमुख लक्षण इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचालन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। पुनरावर्तन का विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए जेलीफिश, सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश, हैगफिश, रेजरफिश और ब्रिटल स्टार आदि। नोट: अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। सिया समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। संघ मोलस्का, मुख्य लक्षण शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अतरंग तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स या टेनिगिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है और रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृकों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए घोंघा, सीप आदि। मोलस्का और प्रसिद्ध नाम सीप्रिया, कोडी, डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस, श्रृंगमीन, 8 ओरल आर्म, डेविलफिश, एल्पीसिया समुद्री खरगोश, कुंडलिनी उद्यान धोधा और सीपिया कटलफिश। संघ कार्कोडा,
प्रमुख लक्षण इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग। मत्स्य वर्ग। प्रमुख लक्षण ये सभी असमतापी जंतु है। इनका हृदय देह व स्वामी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपस्थित का बना होता है, उपस्थित यानी कार्टिलेज का बना होता है, यानी इनमें हड्डियां नहीं होती हैं, जैसे शार्क और स्क्राइडलिन। उदाहरण के लिए रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा। नोट: मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग करने वाली कीट भक्षी मछली गैपुसिया है। एम्फीबिया वर्ग। प्रमुख लक्षण ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय 3 वेश्मी होते हैं, 2 अलिंद व 1 निलय होते हैं। उदाहरण के लिए मेढक। नोट: मेढकों की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सरीसृप वर्ग रेप्टिला। वास्तविक स्थिति केशुरकी जंतु। ये असमतापी जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय समानतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। उदाहरण के लिए छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। नोट: मोसीजाइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं और डायनासोर भी इसी युग में थे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। हिलोडर्मा इस विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मुबरिया जिल बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम सिंकिंग है। सांपों की विष ग्रंथियाँ स्तनधारियों की वसा तिल ग्रंथियों के सदृश होती है। पक्षी वर्ग यानी एविस। प्रमुख लक्षण इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों के रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 वेश्मी में होता है, 2 अलिंद व 2 निलय। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। सावधानी पक्षी के वाक्र यंत्र हैं। उदाहरण लिए कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। त्रियुतम पक्षी अवलिम्बिल है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑर्कियोफ्रेडिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। स्तनी वर्ग मैमेलिया है। प्रमुख लक्षण त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ एवं तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेश्मी होता है। इसमें दांत जीवन के 2 बार निकलते हैं, लेकिन इन्हें दीवार दंती कहते हैं। इनके लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। बाह्य कण पिना उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। प्रोटास्थीरिया अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए एडकीना और प्लेप्टिस। मेटाथीपिया अप्रिक बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण के लिए कंगारू। यूथीरिया पूरे विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। डक फिल्ड फ्लैपिट्स एकमात्र वैसेला स्तनी है। समुद्री व्हेल में लिम्फ्स फ्लिपर में परिकृष्ट होते हैं। जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों का हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी एवं स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इसे ऊतक की कोशिकाओं का पोषण या विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है।
यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वक्र के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार आदि। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी ऊतक यानी कन्वेक्टिव टिश्यू, यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों के आसपास में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है और मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभि रज्जु प्रोणी संयोजी ऊतक है और प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। थर्ड है हमारा पेशी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, आरेखित, रेखित और कार्डिक। आरेखित यानी अनस्ट्रिप्ड, ये पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियाँ आदि। आरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्व में गति करती हैं। रेखित ये पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदय पेशी, ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं और हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर के मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ ग्लूटिस मैक्सिमस या कूला की मांसपेशियाँ हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ स्टेफिडियस है। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं और जीवों को तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, बी न्यूरोलीगिया। यह शरीर या ऊतक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोलीगिया कोशिका मस्तिष्क की गुहा को आश्रित करती है। नोट, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा या रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, इसका 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सेरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रुधिराणु या ब्लड कॉर्पुलस यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला लाल रक्त कण RBC, श्वेत रक्त कण WBC और रक्त विषाणु ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण RBC या रेड ब्लड कॉर्पुलस या एरिथ्रोसाइट्स स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभय धवल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों की RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत, लीवर और स्प्लीन में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। इसमें होमोग्लोबिन होता है और जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। एक ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में संयोग रखने की क्षमता रखता है। होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमेटिन है। RBC का मुख्य कार्य क्या है?
शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नोट: थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूसी या वाइट ब्लड कॉर्पस या लिपोकोआइटिस आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसके निर्माण अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा स्प्लीन में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में हो सकती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के लोगों में संक्रमण बचाना है। डब्ल्यूबीसी को सबसे अधिक भाग 60-70% न्यूट्रोफिलिक्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिलिक्स कणिकाओं रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स और थर्मोबाइट्स यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का जमाने में मदद करना है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त के कार्य शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर में वातावरण को स्थायी बनाने रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्नलिखित हैं। थर्मोब्लोटिज्म प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन इक्वल टू फैब्रिन और फैब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पस इक्वल टू रक्त का थक्का यानी क्लॉट। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। समानतः रक्त में थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। मनुष्य के रक्त समूह में की खोज लॉर्ड लैडिस्टेनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति में आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए, और जिनमें एंटीजन बी होता है उसे रुधिर वर्ग बी। जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं रुधिर वर्ग ए बी। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है रुधिर वर्ग ओ। रुधिर के चारों ओर वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण, रुधिर वर्ग, एंटीजन और एंटीबॉडी। ए केवल ए में, केवल बी में, बी केवल बी में और केवल ए में, और ए बी ए और बी दोनों में, और ए कोई नहीं, ओ कोई नहीं और ए और बी दोनों में। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। रक्त का आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं और जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इस रक्त को अभिश्लेषण या एग्लूमिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आदान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का एक ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। रक्त समूह ओ का सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएस फैक्टर। सन 1940 में लैंड एस्टीनर एवं वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व की पता लगाया, इसलिए इसे आरएस फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्त का यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त आरएच सहित पॉजिटिव कहलाता है तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच नेगेटिव कहलाता है।
रक्त आहान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH प्लस और RH प्लस एक रक्त एवं RH माइनस का रक्त दिया जाता है। यदि RH प्लस रक्त वर्ग का रक्त RH माइनस वर्ग रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया जाता है तो अभिश्लेषण या एक्यूमुलेशन के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एर्थोब्लास्टोसिस फोटोलिसिस। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तो माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु का जन्म से पहले ही गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद ही संतान होने पर होता है, परंतु माता व पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित समूह। माता पिता का रक्त समूह O/O, बच्चों का संभावित रक्त समूह O और बच्चों के असंभावित रक्त समूह A, B और AB। O/A, O और A, B और AB, O/B, O, B और A और AB, O/AB, A और B और A और AB, A/A, A और O और B और AB, A/B, O, A, B, AB, none, A/B, A, B, AB, O, B/B, B और O, A और AB, B/AB, A, B, AB, O, AB/AB, A, B, AB, O। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।